सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। अरे मैं लब सर, आपका लब भैया दोबारा से स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एमपी बोर्ड वाला। तो क्लास 11th के वन शॉट सीरीज में मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होगे, जबरदस्त होगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज इस वन शॉट में हम बहुत बेहतरीन तरीके से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कवर करने वाले हैं। नजरें हटी दुर्घटना घटी। पहले कंटेंट को तुम यूज करके देखो, फिर तुम खुद बोलोगे वाह सर क्या पढ़ाया है, क्या समझाया है। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं बेटा कि अगर आप अगले 1 से 1.5 घंटे अच्छे से पढ़ लेते हो तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का काफी अच्छा तुम्हें आइडिया लग जाएगा। आइए बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बेटा जी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी और ग्राफ्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है बेटा, एक एक चीज बेसिक से उठाऊंगा, मजेदार तरीके से तुमको बेटा समझ में आ जाएगा, अच्छा आइडिया लग जाएगा। कोई भी बच्चा बेटा कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है सिर्फ उसकी सोच। मैं जीतेगा बेटा। अरे लव यू बेटा। चलिए नजरों को स्क्रीन पे रखिएगा, ठीक है। हाँ जी सर, चलो। तो सबसे पहले बेटा हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में कि आखिरकार डिस्टेंस क्या होता है। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, length of the actual path between initial and final positions of a particle is called distance covered। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है बेटा, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है और ये मान लो किसी भी पाथ से मूव करके वो यहां पर आ गया, ये हो गया बेटा जी फाइनल पोजीशन। अगर तुम बेटा इसकी लेंथ नापोगे ना, जो भी इसकी एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी वही तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी बेटा, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। इसीलिए हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो भी बॉडी ने एक्चुअल लेंथ कवर किया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। अब कुछ चीजें हैं जो तुम्हें जाननी है बेटा डिस्टेंस के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस। आओ, तो सबसे पहले तो बेटा इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है, बोलोगे सही सर। इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, बिल्कुल सही बात है। अगर तुम एक्चुअल लेंथ नापने की कोशिश कर रहे हो तो ये इधर से चले चाहे इधर से चले या ओहो 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 ऐसे चले, जो एग्जैक्ट लेंथ होगी वही क्या होगा बेटा जी, तुम्हारे पास डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो तुमको पाथ के बारे में तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। इट नेवर रिड्यूसेस विद टाइम, ये टाइम के साथ घटता नहीं बढ़ते जाता है, घटता नहीं बढ़ते जाता। ऑफ कोर्स तुम 2 किलोमीटर चले फिर 3 किलोमीटर चले तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा टाइम के साथ ना, घटेगा थोड़ी। बोलोगे हाँ सर। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो एंड कैन नेवर बी निगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा कि डिस्टेंस कवर्ड पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी नहीं चले तो जीरो हो सकता है, पर निगेटिव नहीं हो सकता। पर बेटा जी निगेटिव नहीं हो सकता। बोलोगे बात तो सही है सर जी, ठीक है। डायमेंशन की बात करते हैं बेटा जी, तो तुमको इसका एसआई यूनिट अगर मैं तुमको बताऊं तो इसकी एसआई यूनिट जो तुम्हारी होती है बेटा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, मीटर होती है। बिल्कुल सही बात है। तो मीटर होती है तो m का पावर 0 हो जाएगा, लेंथ का पावर 1 क्योंकि मीटर है यहाँ पे, और t इजिकल टू ये इसका डायमेंशन हो गया। यूनिट की बात करें तो बेटा देखो सीजीएस यूनिट में क्या होगा, सेंटीमीटर होगा तुम्हारे पास, और एसआई सिस्टम में क्या होता है बता दिया, ये मीटर में होगा। तो दिस इज द डिस्टेंस। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज थी। आइए बेटा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं, ये मजेदार चीज है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो क्या लिखा हुआ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब मैं 2 पॉइंट लूंगा, एक इनिशियल जहां से उसने स्टार्ट किया मूव करना, एक फाइनल जहां तक वो मूव किया। मतलब कि अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूंगा, मान लो बेटा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, पार्टिकल किसी भी पाथ से जा रहा हो, मान लो इस तरीके से वो मूव करते हुए यहां पर गया है, और ये है बेटा इसका इनिशियल पोजीशन और ये है बेटा इसका फाइनल पोजीशन। बोलोगे ठीक है सर। तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, जो भी तुम्हारे पास इनिशियल पॉइंट है और जो भी तुम्हारे पास फाइनल पॉइंट है बेटा, उसको तुम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। इनिशियल से फाइनल की तरफ तुम ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ये जो भी होगा बेटा वो तुम्हारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज एस वेक्टर होगा।
The displacement of a particle is measured at the change in the position of the particle in a particular direction over a given interval of time. It depends only on final and initial position. तुम चाहे बेटा यहां से यहां पे किसी भी पाथ से जाओ, जैसे मान लो अगर कोई दूसरा बालक है वो ऐसे ऐसे करके यहां पर मूव किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी भी इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा। हम बस इंटरेस्टेड हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कितना, वो बता दो, वही तुम्हारे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट होगी। बोलोगे सही बात है, और ये है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है लेकिन डिस्टेंस नहीं हो सकता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, बिल्कुल भी सही बात है। मैंने क्या बोला बेटा, ये तुम्हारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर होती है बेटा जी, और तुम्हारे पास जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, सेंटीमीटर होता है। बोलोगे बात तो एकदम सही है। अब हम ये डिस्प्लेसमेंट समझ गए। अब थोड़ा स्पीड के बारे में समझने से पहले, ठीक है ना, स्पीड में सॉरी एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड में बताने से पहले मैं तुमको ये बता दूं कि स्पीड क्या होता है। बेटा स्पीड होता है सिंपल टोटल डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बटा टाइम होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस बटा टाइम, उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। बोलोगे एकदम सही बात है। क्या होती है, मैंने क्या बोला बेटा, जो भी तुम्हारे पास स्पीड होता है वो होता है तुम्हारे पास डिस्टेंस बटा टाइम, और जो तुम्हारे पास बेटा वेलोसिटी होती है वो तुम्हारे पास क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होती है। ये होती है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ठीक है। यहां डिस्प्लेसमेंट आता है और यहां पे डिस्टेंस आता है। अब क्योंकि बेटा यहां पर डिस्टेंस भी है तुम्हारे पास स्केलर और ये भी स्केलर है, तो स्पीड तुम्हारे पास क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैंने बोला बेटा ये है तुम्हारे पास स्केलर, और यहां आया है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा बेटा, ये तुम्हारे पास क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बेटा, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलोगे बात तो सही है। स्पीड को भी हम लोग बेटा मीटर पर सेकंड में दिखाते हैं या किलोमीटर पर आवर में, और बेटा जी यहाँ पे वेलोसिटी को भी हम लोग किसमें दिखाते हैं, मीटर पर सेकंड में दिखाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ सर, बोलोगे हाँ सर। अब जरा ध्यान से समझिए कि ये स्पीड जो होता है ना वो दो तरीके का होता है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लो अगर कोई भी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, कभी 2 किलोमीटर पर आवर है, कभी 4 किलोमीटर पर आवर है, कभी 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। हमको उससे मतलब नहीं है। वो मान लो यहां से लेके यहां तक मूव किया, कभी 2 से मूव कर रहा है, कभी 4 से, कभी 6 से, कैसे भी मूव कर रहा हूं, कितने भी स्पीड से, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और कितना समय लगा है, बस हमको उससे इंटरेस्ट है। क्या बात करते हो सर? हाँ, तो एवरेज स्पीड अगर तुमको कभी निकालनी हो तो क्या निकालोगे, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। मतलब क्या, देखो यहां पे लिखा हुआ है, बेसिकली ये दिया हुआ है तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस जो डेल्टा एस है और डेल्टा टाइम कितना टाइम लगा। बेसिकली सिंपल तुम लिखोगे टोटल डिस्टेंस बाई, क्या लिखोगे बेटा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। सिंपल सी कहानी है। बोलोगे बात तो सही है, बोलोगे बात तो एकदम सही है। उसी तरीके से तुम्हारे पास बेटा जी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, जैसे एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड में मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी में बस वहां टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो मैंने क्या बोला कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम t1 टू t2 एंड द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में, कि अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बोलोगे तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर r2 माइनस r1 डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मतलब तब भी तुम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो ये तुम क्या बोलोगे कि ये दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या बेटा जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। आखिरकार टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है बेटा जी, वही हम तुमको क्या बोलेंगे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। दैट इज एवरेज वेलोसिटी। बोलोगे एकदम बात सही है सर। अच्छा, ये तो ठीक है भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन में बढ़ने से पहले मैं तुमको ये बनाऊंगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है सर। मैंने तुमसे क्या बोला, बहुत ध्यान से समझिएगा
कि अगर मैं इंस्टैंटेनियस स्पीड बोलूं और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलूं, सबसे पहले इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब होता क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि आखिरकार इसका मतलब है क्या। बेटा इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होगा, सुनो। किसी इंस्टेंट पे तुम्हें स्पीड या वेलोसिटी बताना। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से चल रहे हैं, कभी 2 किलोमीटर पर आवर, कभी 4 किलोमीटर पर आवर, कभी 6 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही बात है। तुमसे यह नहीं पूछा जा रहा है कि पूरे टाइम इंटरवल में इसकी बताओ कि कितनी गति रही है, तब तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। लेकिन अगर तुमसे यह पूछ लिया जाए भैया कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, एक पार्टिकुलर टाइम पे बता दो बेटा कि कितनी स्पीड होगी, कितनी वेलोसिटी होगी, तो उसी को बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बताना। बोलोगे सही बात है। तो मैंने बोला इंस्टैंटेनियस स्पीड को हम दिखाते हैं बेटा जी डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को दिखाते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds वेक्टर बटा dt। बोलोगे बात तो एकदम सही है, बोलोगे बात तो एकदम सही है। अब इसके बाद थोड़ा सा बेटा जी हमारे पास आता है क्या, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर तुम्हारे पास स्पीड था बेटा तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुमको समझ में आता है कि जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड। स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है बेटा जी, इसकी यूनिट होती है तुम्हारे पास मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का मतलब तुम्हारे पास क्या हुआ कि m 0 है, लेंथ का पावर 1 है और टाइम का पावर -1 है, तो ml1t-1, ml1t-1 तुम्हारे पास क्या होगा बेटा जी, ml1t-1 ये तुम्हारे पास हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ सर। अब देखो आगे, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं बेटा, एक्सेलरेशन के बारे में समझते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तभी तुम्हारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वही एक्सेलरेशन होता है। क्या बात करते हो सर, कि वेलोसिटी किस रेट से बदल रहा है। अगर मान लो वेलोसिटी बदल ही ना रहा हो, अगर वेलोसिटी बदल ही नहीं रही हो तो क्या करेंगे बेटा, बोलेंगे एक्सेलरेशन 0 है। क्या बात करते हो सर? हाँ, यहां क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से समझिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है समय के साथ साथ, उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग एक्सेलरेशन। अगर मान लो वेलोसिटी तुम्हारे पास कांस्टेंट हो गई, अगर मान लो वेलोसिटी तुम्हारे पास बेटा जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब सिंपल सा एक ध्यान रखना चीज कि एक्सेलरेशन वेक्टर 0 होता है। एक्सेलरेशन सर क्या वेक्टर क्वांटिटी है? बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बात समझ में आई सर? बात समझ में आई। तो मैंने बोला कि बेटा जो एक्सेलरेशन है वो एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे भी बेटा हमको समझ में आता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे समझ में आता है बेटा, क्योंकि यहां पर है वेलोसिटी। अगर बेटा यहां पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी बेटा वेक्टर होगा। बोलोगे बात तो सही है, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा सर जी, अब देखो ये जो चीज लिखी हुई है ना यहां पे, तुमको ये नहीं समझना, ये वाली चीज। हाँ, लेकिन ये तुमको जरूर समझना है। तो यहां पे ये चीज लिखी हुई है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी वेक्टर बाई dt। समझो इसका मतलब इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी वेक्टर बाई dt। मैंने तुमसे बोला बेटा कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब तुम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तब तुमको क्या मिलेगा बेटा जी, एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है सर जी, लेकिन सर जी ये तो टाइम के साथ आप डिफरेंशिएट करते हो, तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही हो तभी तो डीवी बाई dt करेंगे। बोलोगे हाँ सर। अगर मान लो बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये कब है, ये बात करें किसी इंस्टेंट पे फाइंड करने का, मतलब ये है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बेटा, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेशन होता क्या है बेटा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर क्वेश्चन में है तो एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं?
एक्सेलरेशन निकालते हैं बेटा चेंज इन वेलोसिटी। मान लो फाइनल वेलोसिटी v2 वेक्टर है और इनिशियल वेलोसिटी v1 वेक्टर है, तो v2 माइनस v1 बाई टाइम टेकन हम लोग करेंगे बेटा, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसको मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज बेटा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। क्या बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बाय जो टाइम टेकन होगा वही तुम्हारे पास क्या होगा बेटा जी, एक्सेलरेशन होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन का फाइंड करने को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलोगे बात तो सही है, एकदम मजेदार सर, मजा आया सर, बेहतरीन सर, ओहो ठीक है सर। अब इतना समझने के बाद, इतना समझने के बाद हम बढ़ते हैं बेटा जी आगे। और ये देखो सबसे पहले ये क्या लिखा, वो एक बेहतरीन चीज है, फॉर वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता क्या है कि अगर पार्टिकल सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, मतलब ऐसे, ये नहीं कि एक्स में भी वाई में भी, सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हो, तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा बेटा जी कि वन डायमेंशनल मोशन है। बोलोगे ठीक है सर। तो जब वन डायमेंशनल मोशन होता है तो बेटा एक्सेलरेशन को क्या दिखाते हैं, सिंपल डीवी बटा डी डी दिखाते हैं, मैंने तुमको ये बता दिया। एक्सेलरेशन एक कैसी क्वांटिटी है बेटा जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ऑफ कोर्स जो भी चेंज इन वेलोसिटी का तुम्हारे पास डायरेक्शन होगा, मतलब v2 माइनस v1 का, वही तुम्हारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव कब लेते हैं बेटा जी, इट इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है बेटा तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो बेटा एक्सेलरेशन निगेटिव लेते हैं, ठीक है। द निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। इसको बेटा थोड़ा डेफिनेशन को मैं सुधारूंगा, इसका मतलब क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब समझिए। जैसे कि बेटा मान लो अगर तुम्हारे पास स्पीड इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो कभी भी अगर ऐसा हो रहा हो ना कि वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्सेलरेशन हो तो बॉडी की स्पीड घटती है, स्पीड तुम्हारे पास घटती है। और जब भी स्पीड घट रही होती है उसी को बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, ठीक है। तो अगर तुम ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो तभी बेटा एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। और इसी रेस्पेक्ट में बेटा ये तुमको बताया जा रहा है कि दिस इज अ निगेटिव एक्सेलरेशन। बोलोगे ठीक सर। रिटार्डेशन का मतलब इतना होता है बेटा कि बॉडी की स्पीड घट रही है, बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी घट रही है, तो वहां पे बेटा रिटार्डेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा, वहां पे रिटार्डेशन हो रहा होगा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। एसआई सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑफ कोर्स सीजीएस यूनिट में देखोगे तो मीटर की जगह तुम सेंटीमीटर लिख सकते हो, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बेटा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं डायमेंशन की बात करूंगा तो यहां पे तो बेटा केजी तो आया नहीं है, तो m का पावर 0, मीटर है तो l का पावर 1, और सेकंड स्क्वायर है बेटा जी, पर सेकंड स्क्वायर है तो t का पावर -2, मतलब m0 l का पावर 1 और t -2। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हारे पास हो जाएगा। बोलोगे बात तो एकदम सही है सर। अच्छा बेटा, इस लेक्चर को तुम देख लेते हो तो तुम्हारा रिवीजन तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है सर। अच्छा बेटा, ये बहुत खास बात है कि हमारे एमपी बोर्ड के 2.0 बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, लाइव हो चुके हैं। तुमको बैच के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे तुमको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, क्लास के तुमको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और उसके साथ सॉल्यूशन भी, प्रैक्टिस टेस्ट भी, और 24/2 डाउट सपोर्ट। तो अगर आपके थोड़े से भी बैकलॉग्स हो गए हैं और तुम चाहते हो कि अभी तुम जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो तुमको लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हो तो एटलीस्ट 2.0 को जल्दी से जल्दी खरीद के बेटा जी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि बेटा आप पीछे ना रह जाओ। क्या बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ, लव यू बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आ जाओ। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
समझिए इसका मतलब। देखो यहां पे लिखा क्या हुआ है, इन मेनी टाइप्स ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन इज आइदर कांस्टेंट और अप्रोक्सीमेटली सो। मतलब क्या कि बहुत सारे टाइप ऑफ मोशन में होता क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ओ भैया, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, फॉर एग्जांपल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल वर्टिकली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। Even when acceleration is not constant, we can learn something about the motion of the body by using constant acceleration to be developed in this section. मतलब क्या, ये बोल क्या रहा भाई? सबसे पहले मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ही ये हुआ कि हम अब जो भी पढ़ने वाले हैं वो इक्वेशंस तभी वैलिड होंगे जब क्वेश्चन में गिवन हो कि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सिंपल का मतलब, ये सब जो लिखा हुआ है वो सब बकवास। सिंपल सा मतलब क्या है, हम लोग अब तभी पढ़ेंगे बेटा जब एक्सेलरेशन तुम्हारे पास कांस्टेंट हो। बोलोगे ठीक है सर। अब जरा ध्यान से समझिए, बहुत प्यार से समझिए और बहुत ही प्रेम से समझिए, ठीक है सर जी। मैंने तुमसे क्या बोला कि तुम्हारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं तुमको बेटा जिस तरीके से समझा रहा हूं, जिस तरीके से मैं तुमको रिवीजन करवा रहा हूं बेटा, उसी तरीके से पढ़िएगा। जो छपी हुई चीजें हैं बेटा उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो समझा रहा हूं, जो अंडरलाइन कर रहा हूं उतना ही बेटा ध्यान देना। बोलोगे बात तो सही है। तो बेटा तुम्हारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना बेटा कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम इसको लगाएंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं दिया है तो तुम बेटा इसको बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो। क्या बात करते हो सर? हाँ। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जहां पे बेटा ये जो v होता है वो फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो एक पार्टिकल था वो u वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया और उसकी फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी हो गई, v हो गई। ये कितने टाइम पे हुई है बेटा? एट टाइम t। मान लो बेटा टाइम t पे हो गई। क्या हो गया बेटे? एट टाइम t टाइम पे तुम्हारे पास वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? v हो गई। बोलोगे बात तो सही है। और इसके बीच में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसके बीच में इसकी जो बेटा डिस्प्लेसमेंट हुई है वो मान लेता हूं बेटा जी s हुई है। बोलोगे एकदम सही, सही बात है। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है बेटा जी? s डिस्प्लेसमेंट यहां पर हुई है। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है बेटा? s डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसके बीच का तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। और मान लो बेटा जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारे पास e है। तो तीन इक्वेशन वैलिड होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट आया है? नहीं। क्या फाइनल वेलोसिटी आई है? हाँ। क्या टाइम आया है? हाँ। s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी टू टाइम प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या इसमें s आया है? हाँ। क्या v आया है? नहीं। क्या टाइम आया है? हाँ बेटा, बहुत अच्छा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या इसमें बेटा s आया है? बिल्कुल हाँ। क्या इसमें v आया है? बिल्कुल हाँ। क्या इसमें टाइम आया है? नहीं। एक ऐसा लौता इक्वेशन जिसमें टाइम नहीं आता। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन ये बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तीनों तुम तभी लगा सकते हो जब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है। और एक और फॉर्मूला होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का, वो होता है u प्लस ए बटा 2n माइनस 1। कि nth सेकेंड में, जैसे थर्ड सेकेंड में, फिफ्थ सेकेंड में, सिक्स्थ सेकेंड में कितना आखिरकार बेटा जी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वो जब फाइंड करते हो तो बोलते हो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब बेटा एक चीज का और ध्यान रखो कि यहां पे तुमको ना डेरिवेशन पूछा जाता है, इसका मैथमेटिकल मेथड से पूछा जाता है। मैथमेटिकल मेथड तुम्हारे पास मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पास हुआ इंटीग्रेशन मेथड। तुमसे पूछा जाता है मैथमेटिकल मेथड, दैट इज इंटीग्रेशन मेथड बेटा तुमसे पूछा जाता है। क्या बात करते हो सर? हाँ बेटा। तो आइए बेटा थोड़ा सा देखते हैं मैथमेटिकल मेथड से ये कैसे निकलेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत शिद्दत से समझिएगा। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इसका पूछा जाता है। बहुत ध्यान से सुनो मैं बोलना क्या चाहता हूं। सबसे पहले मैं निकालूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है? हाँ जी सर। मैंने तुमसे क्या बोला बेटा? हमको पता है कि a इज इक्वल टू dv बटा dt होता है। बोलोगे हाँ सर। अगर तुम a dt को इधर ले आओगे तो ये बेटा ऐसे हो गया एंड दिस इज बेटा dv। बोलोगे हाँ सर। अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, कर दो।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बेटा इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे पास v है। एक्सेलरेशन तुम्हारे पास बाहर आ जाएगा बेटा, दिस dt का इंटीग्रेशन तुम्हारे पास t होगा एंड दिस इज लोअर लिमिट और अपर लिमिट इज इक्वल टू, यहां पे dv का इंटीग्रेशन तुम्हारे पास बेटा v आएगा एंड दिस इज u एंड दिस इज v। तो बेटा ये तुम्हारे पास कितना हो गया, सिंपल a इंटू टी हो गया इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से आ गया बेटा v इज इक्वल टू माइनस यू को इधर लाओगे तो u प्लस ए टी, ये तुम्हारे पास हो गया बेटा जी डिराइव्ड, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बहुत सिंपल बेटा डेरिवेशन था। दूसरा डेरिवेशन बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना, बहुत ही प्रेम से सुनना। दूसरा है तुम्हारे पास बेटा जी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला देख भाई सिंपल सी बात है एकदम, कि बेटा तुम्हारे पास जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको इधर लाओ तो ये हो गया v dt इज इक्वल टू बेटा ds। क्या v के जगह तुम u प्लस ए टी रख सकते हो, बोलोगे हाँ सर, तो मैं यहां पे रख देता हूं बेटा, ये आया तुम्हारे पास u प्लस ए टी और ये हुआ बेटा dt इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ गया ds। बोलोगे क्या बात है सर, बोलोगे क्या बात है सर। मैंने तुमसे बोला बेटा अगर तुम dt अंदर घुसाते हो तो ये हो गया u इंटू डी टी प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा जी ds आ गया। ठीक है सर, अब मैंने बोला यहां पे इंटीग्रेट मारते हैं, यहां पे इंटीग्रेट मारते हैं, यहां पे इंटीग्रेट मारते हैं। t है यहां पे, टाइम 0 पे तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम t पे बेटा जी तुम्हारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मान लेते हैं, s मान लेते हैं। ठीक है, ds का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या आएगा s, और s माइनस 0 करोगे तो s ही आएगा। u इनिशियल वेलोसिटी बाहर कर लो, dt का इंटीग्रेशन बेटा t आ जाएगा, दैट इज ये 0 से t हो गया बेटा, और ये u बाहर रखे थे, बिल्कुल सही, प्लस एक्सेलरेशन बाहर आएगा, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा t स्क्वायर बटा 2 और अगेन 0 से t। याद रखिए बेटा अभी यहां पे बाहर एक्सेलरेशन वाला टर्म आ चुका है। ठीक है, हाँ ये क्या हुआ t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज u t हो गया, प्लस 1 बटा 2 हाफ एंड दिस इज ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर तुम्हारे पास बेटा जी इक्वेशन डिराइव हो गया। सबका ध्यान रखना यहां पे एक्सेलरेशन बाहर तुम इसलिए निकाल पा रहे हो क्योंकि तुमने पहले ही बोल दिया है कि एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। बोलोगे सही, बात तो सही है एकदम, बहुत ध्यान से सुनो। ओहो यस सर। अब देखो बेटा जी तीसरा है तुम्हारे पास बेटा जी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो एक्सेलरेशन होता है ना उसका ये फॉर्मूला तो होता ही है dv बटा dt, साथ ही साथ एक और फॉर्मूला होता है v इंटू dv बटा ds। वेलोसिटी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब मैं बेटा इस वाले चीज को यूज करने वाला हूं, इसको, तो ये हो गया तुम्हारे पास a इज इक्वल टू वी डी वी बटा डी एस। बोलोगे बात तो सही है। अगर तुम मैं इसको इधर ले आऊं तो ये हो गया ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। मैं कर रहा हूं दोनों साइड इंटीग्रेट। ठीक है सर, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो उस समय u से ये मूव कर रहा था। बोलोगे हाँ सर। और जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो ये बेटा जी v से मूव कर रहा है। हाँ सर। एक्सेलरेशन बाहर आ गया, कांस्टेंट था, और ये ds है मतलब कि s इंटीग्रेशन, और ये आया बेटा 0 टू s इज इक्वल टू v dv का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो v स्क्वायर बटा 2 होगा एंड दिस इज बेटा u से v। तो अपर लिमिट रखो v स्क्वायर बटा 2 माइनस लोअर लिमिट रखो u स्क्वायर बटा 2। बोलोगे एकदम बात सही है। तो अब ये हो गया बेटा a इंटू एस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो s आएगा एंड दिस इज बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2। इस 2 को तुम इधर लाओ तो बेटा ये हो गया ट्वाइस ऑफ
ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही तो था बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बेटा ये भी डिराइव हो गया। ये सब बेटा मैथमेटिकल मेथड तुमको एक बार में समझ में नहीं आएगा जब तक तुम कॉपी और पेन लेके बेटा जी अगर नहीं समझोगे तो ये चीजें तुमको समझ में नहीं आएंगी, तुम भूलते जाओगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉपी पेन लेके बेटा इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से बेटा इसका रिवीजन करना। क्या बात करते हो सर? हाँ, क्या बात करते हो सर? हाँ, लव यू बेटा। ठीक है, हमको ये समझ में आ गया। अब बेटा एक चौथा इक्वेशन था जिसको मैंने बताया nth, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। थोड़ा इसका भी मतलब समझ लीजिए। ये तीनों तो मैंने बता दिया, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं भैया तुमको एक चीज और पढ़ना है, और वो है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका मतलब समझिए कि आखिरकार डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब होता क्या है। आखिरकार बेटा ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, इस बात को तो समझो पहले। फॉर्मूला तो तुमने देख लिया था क्या? फॉर्मूला तो तुमने देख लिया था क्या? एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस ए बटा 2n माइनस 1। ठीक है, अच्छा इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लो अगर तुमसे दिया रहे, सुनो, मान लो तुम्हारे पास ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है। बिल्कुल सही बात। t इज इक्वल टू 0 है बेटा, t इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 है, और t इज इक्वल टू 3 है। अब पार्टिकल इसी में मूव कर रहा है। तुमसे बोला जाए भैया कि तुम फाइंड करो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड का मतलब क्या होगा बेटा कि ये 3 यहां पॉइंट बनाओ, और इससे एक पहले वाला नंबर 2, इसमें इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट दिखाई है, यही होगा डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, एस थर्ड। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं बेटा फर्स्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो तुम क्या बोलोगे सर जी, इससे कम करो मतलब 0। तो 0 और 1 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स का मतलब है 0 से 2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड का मतलब है 1 से 2 सेकेंड के बीच में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट आखिरकार कवर की है। बोलोगे बात तो एकदम सही है सर। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी, बहुत ध्यान से समझो, कि अगर मैं तुमसे बस इतना बोल देता ना कि भाई ठीक है ये सब तो ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है मेरे को, आप ये बताओ कि तब इसका मतलब क्या होता है। जैसे यहां थर्ड सेकंड का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट, थर्ड सेकंड का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट। और अगर तुमसे मैं बस इतना बोल दूं कि भाई सुन कि डिस्प्लेसमेंट इन थ्री सेकेंड्स का आखिर मतलब क्या होगा। 3 सेकेंड्स का मतलब होगा बेटा t इज इक्वल टू 0 से यहां से लेके बेटा यहां तक पूरा ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको s बोलेंगे, और ये निकालेंगे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। ठीक है, और यहां पे n की वैल्यू बेटा क्या होती है, n की वैल्यू होती है कौन से सेकंड की बात करो, थर्ड सेकंड है तो यहां पे n की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर तुमसे मैं बोलता फर्स्ट सेकंड तो n की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाती बेटा, 1 हो जाती। क्या बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ सर। ठीक है, बट इसकी हम आखिरकार डेरिवेशन करें कैसे, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, बहुत शिद्दत से। ठीक है, हाँ जी सर। हमें पता है बेटा कि एक्सेलरेशन होता है तुम्हारे पास dv बटा dt। इसका डेरिवेशन पूछेगा तो कैसे करोगे, dv बटा dt। dv की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी बेटा, a dt। बोलोगे हाँ सर, बोलोगे हाँ सर। यहां से बेटा हमको शायद कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम यूज करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू dv बटा डी, अरे वेलोसिटी इज इक्वल टू dv बटा dt। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी, v इज इक्वल टू ds बटा dt। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बिल्कुल सही बात। तो मैं इस dt को इधर लाऊंगा तो मैं बोलूंगा v dt इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा ds। बहुत ध्यान से समझना, तो v की वैल्यू होती है बेटा u प्लस at, तो मैंने ये रख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू बेटा ds। बहुत ध्यान से समझना, हाँ जी सर।
मैंने बोला देख भाई सिंपल सी बात है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है, और 80 का इंटीग्रेशन अलग से है। ए बाहर निकाल लिया है क्योंकि बेटा वो तुम्हारे पास क्या है, वो तुम्हारे पास एक कांस्टेंट है। बोलोगे ठीक है सर। अब मैंने तुमसे क्या बोला कि अगर तुम यहां पे ध्यान से समझ गए हो तो ये डिस्प्लेसमेंट आया कितने में है। अगर n की वैल्यू यहां पर 3 है तो इससे पहले वाला नंबर मतलब n-1, मतलब n-1 सेकेंड में और n सेकेंड का जो डिफरेंस आ रहा है वही तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलोगे हाँ सर। तो मैंने बोला बेटा जी सुन, टाइम क्या रखेंगे, पहले n-1 रखेंगे, n-1 रखेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और दूसरा टाइम क्या रखेंगे बेटा, n सेकेंड रखेंगे। बोलोगे सही बात है। n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको Sn मान लेते हैं और इसको Sn-1 मान लेते हैं। बोलोगे हाँ। तो बेटा n सेकेंड में जो हुआ है डिस्प्लेसमेंट वो Sn है, n-1 में हुआ है तो बेटा इतना है, तो इतने में से अगर इतना माइनस करोगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात। तो अब मैं इंटीग्रेट करना यहां पे बेटा जी शुरू करता हूं। मैंने बोला बेटा ये u है, dt का इंटीग्रेशन निकालोगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, u इंटू टी, एंड दिस इज बेटा जी n-1 टू n, ठीक है, प्लस एसलेशन बाहर है, टी dt का इंटीग्रेशन होता है बेटा t²/2। क्या होता है बेटा, t²/2 होता है। बोलोगे हाँ सर। और यह है n-1 से n इज इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन होगा बेटा s, एंड दिस इज Sn टू Sn-1। बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये आया तुम्हारे पास u, t के जगह रखो n, माइनस लगाओ फिर n-1। बोलोगे हाँ सर, प्लस a, यहां क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस बेटा लोअर लिमिट। हाँ सर, यहां रखो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Sn माइनस Sn-1, यही तो बेटा Sn था। बोलोगे हाँ सर। तो इसको तो लिखने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। अब मैंने क्या बोला तुम्हारे पास, देखो ये u आया और ये n-n और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो n-n तो कैंसिल हो गया और यहां पे बचा 1 प्लस a इंटू, यहां पे 2 एलसीएम आ जाएगा, दिस इज n² माइनस, इसको खोलो तो एक बार, तो n² प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस b का होल स्क्वायर मैं निकाल रहा हूं, एंड दिस इज Sn फॉर्मूला। बोलोगे हाँ सर। अगर इसको तुम अच्छे से खोलोगे तो n² माइनस n² कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2n-1/2 आ जाएगा। तो मैंने बोला बेटा ये आया u प्लस, इस 2 को इसके साथ लिखो तो a/2, इसको इसके साथ लिखो, और यहां बचा तुम्हारे पास बेटा 2n-1, दैट इज इक्वल टू बेटा Sn। बोलोगे हाँ सर, बात तो एकदम सही है। तो Sn इज इक्वल टू बेटा तुम्हारे पास क्या होगा, u प्लस a/2, 2n-1। थोड़ा सा बेटा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है डेरिवेशन, बट कोई बात नहीं, अगर पूछ दिया जाए तो तुम बेटा सॉल्व करके आओगे, इस बात का मुझे पूरा पूरा भरोसा है। चलो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, मजेदार। अब अगर हम इतना समझ चुके हैं बेटा जी, तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को कि आखिरकार मोशन अंडर ग्रेविटी होती क्या है। बेटा बेसिकली जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, एयर रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं इसमें, तभी ये सारे फॉर्मूलेस वैलिड होंगे जो मैंने तुमको बताया है। मैंने बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है सिर्फ ग्रेविटी के अंदर में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लगती है, तो बेटा हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पे वैलिड है। क्यों, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बेटा ग्रेविटी के बारे में समझो हमेशा, अगर तुम किसी भी पार्टिकल को मान लो ऊपर फेंके वर्टिकली अपवर्ड, तो वो नीचे आता है। क्यों, समझो। मान लो तुमने बेटा किसी को अगर ऊपर फेंका है तो यहां पे होता क्या है कि इनिशियल स्पीड तुमने फेंका, लेकिन बेटा जी उस पे नीचे क्या लगती है, ग्रेविटी लगती है। फुल फॉर्म इसको मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा कि ये है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन हमेशा बेटा डाउनवर्ड होती है। हमेशा, ये हमेशा क्या लगता है बेटा, नीचे ही लगता है। दिस इज डाउनवर्ड्स।
क्या लगता है बेटा, ये हमेशा नीचे की ओर ही लगता है, डाउनवर्ड ही लगता है, और इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड फिक्स होती है 9.8, या फिर बेटा जी आप 10 भी ले सकते हो। क्वेश्चन में जो भी लिखा रहे तुम हम ले सकते हो, नहीं लिखा रहा है तो तुम अपने मर्जी से भी ले लो, तुम्हारा मार्क्स कटेगा नहीं, तुम्हारा एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि अगर तुमने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन अगर तुम पॉजिटिव ले लो तो ऊपर की डायरेक्शन तुमको नेगेटिव माननी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, अगर तुम नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो और ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव ले लो तो तुम्हारे पास क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना, ये तीनों इक्वेशन वैलिड होंगे। मतलब अगर एक बॉडी को तुम बेटा जी सबसे पहले ध्यान से समझो, ग्राउंड से फेंक रहे हो ना यू स्पीड से, तो बेटा वो किसी हाइट तक ही जाएगा, क्योंकि नीचे जी लग रहा है, वो उसको रुकने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं रह के ये रुक जाएगा और ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट। बोलोगे हाँ सर, एच मैक्स। और यहां फाइनल वेलोसिटी 0 होगी अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो। बोलोगे हाँ सर। अगर तुमने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है तो सुनो, जी नीचे लग रहा है, हाँ सर, और उसकी वैल्यू भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स, वैल्यू फिक्स, मतलब मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मैं यहां पे तीनों लगा सकता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v ऊपर की ओर, फाइनल वेलोसिटी ऊपर की ओर, तो माइनस वी लिखोगे, क्यों, क्योंकि ऊपर निगेटिव है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर माइनस यू, ग्रेविटी नीचे की ओर प्लस जी इंटू टी। अरे एस्लेशन इंटू टी होता है, यहाँ पे एस्लेशन जी के बराबर, नीचे की डायरेक्शन तुम पॉजिटिव माने हो, तो इसको अगर तुम बेटा जी पूरा मल्टीप्लाई कर दो अच्छे से, तो मैं क्या बोलूं, अगर मैं क्या करूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी आ जाएगा। क्या बात करते हो सर, हाँ बेटा। तुम डायरेक्शन कोई भी ले लो बेटा जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम इसको निगेटिव भी मान सकते हो, इसको पॉजिटिव भी मान सकते हो, तुम्हारी तुम्हारी चॉइस है वो, ठीक है। अच्छा, तो ये इक्वेशन लग गया। अब जैसे मान लो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यूज करना चाहता हूं, देखो, तो नीचे के डायरेक्शन को तुमने क्या माना है बेटा जी, अभी पॉजिटिव माना है। बोलोगे हाँ सर, ठीक है, ये तुमने माना है पॉजिटिव, हाँ, और ये निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर की ओर हो रहा था माइनस एस लिखोगे, वेलोसिटी भी ऊपर की ओर है तो माइनस यू टी, ग्रेविटी नीचे की ओर है तो ए की जगह क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, जी टी स्क्वायर। अगर मैं पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर, साइन के साथ हमेशा यूज करना। तो ये बेटा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। यहां बस ये s के जगह क्या मान चुका है, h मान चुका है, ठीक है बेटा। अब तीसरा इक्वेशन, ऊपर की ओर माइनस वी स्क्वायर, ऊपर की ओर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे क्या है बेटा, ग्रेविटी है तो उसको पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की ओर है, ऊपर की डायरेक्शन को तुमने निगेटिव माना है तो माइनस है। टाइम को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी चीजें साइन कन्वेंशन के साथ लिखना, क्योंकि टाइम स्केलर है, बाकी सब वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच। तो नीचे की डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच, तो ये माइनस यू स्क्वायर इधर होगा तो यू स्क्वायर माइनस टू जी एच आएगा, तो ई स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो अगर बेटा नीचे की डायरेक्शन को अगर तुम पॉजिटिव मान लो और ऊपर की डायरेक्शन को निगेटिव मान लो, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से बेटा वैलिड होते हैं। क्या बात सही समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ सर। बोलो खूबसूरत बेहतरीन, खूबसूरत बेहतरीन, ओह मजा आया सर। तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो बेटा इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाली चीज तो तुम काट दो, ये मैंने तुमको समझा ही दिया बेटा, ये काट दो तुम, ठीक है, हाँ काट दो इसको। लिखा क्या हुआ है कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी यू इन द यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब तुम्हारे पास सिंपल की ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम हाइट जो वो रीच करता है वो यू स्क्वायर बटा टू जी होता है। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब यू बटा जी, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बटा जी, और फाइनल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू यू डाउनवर्ड्स। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझो। बोल रहा है कि अगर तुम किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकते हो, बहुत ध्यान से समझना, तो वो कभी ना कभी जाके तो रुकेगा ही। बोलोगे हाँ सर, बात तो सही है। तो मान लो बेटा जी वो यहां पे जाके रुक गया, दिस इज एच मैक्स। अगर ये रुक गया यहां पर तो बेटा जी वेलोसिटी जीरो, और ये जो मैक्सिमम हाइट होगी वो यू स्क्वायर बटा टू जी होगी, जिस स्पीड से फेंके हैं उसका स्क्वायर बटा टू जी। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है कि यहां से यहां तक जाने में भी इसको u बटा जी लगेगा,
यहां से यहां ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आने में भी बेटा इसको u बटा g लगेगा। तो यहां से यहां u बटा g लगा, फिर यहां से यहां u बटा g लगा, तो कितने देर तक हवे मेरा u बटा g और u बटा g 2u बटा g, तो उसी को बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। जिस स्पीड से तुम फेंके हो जब वो वापस यहां पे टकराएगा उसी स्पीड से बेटा जी क्या होगा, यहां गिरेगा भी, लेकिन डायरेक्शन बस यहां पे अलग होगा। यही सारी रिजल्ट्स तुमको याद करनी है। मतलब किसी बॉडी को अगर तुम यू से फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट रीच जो होगा यू स्क्वायर बटा 2g होगा। अगर बेटा जी नीचे से ऊपर जाने में टाइम पूछे तो u बटा जी, ऊपर से नीचे आने में u बटा जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, u बटा जी 2u बटा जी। जिस स्पीड से फेंकोगे उसी स्पीड से वो आके बेटा दोबारा ग्राउंड को हीट करता है। बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब अगर तुम इतना समझ लेते हो बेटा तो तुमको दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ने हैं। क्या बात करते हो सर? हाँ, एक है तुम्हारे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और एक है तुम्हारे पास बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बात करते हो सर? हाँ बेटा, यहां पे दो चीज ही है बस ध्यान देने वाली। अच्छा ऐसी बात है? हाँ, सिर्फ दो चीज। क्या बात करते हो? हाँ, देखो कौन कौन सी, देखो कौन कौन सी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को बेटा x से दिखाऊं और बेटा टाइम को t से दिखाऊं, ठीक है, तो ये देखो, मान लो कर्व तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे। तो पहली चीज तो हमको यह समझ में आ ही गई कि अगर मैं किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे देखूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। हाँ सर, तो मैंने क्या बोला बेटा, एट टाइम टी, ग्राफ देख के हम क्या बता सकते हैं, एट टाइम टी वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, हम पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। बोलोगे ठीक है सर। दूसरी चीज बेटा, इसका जो स्लोप होता है ना, स्लोप, मान लो इस पॉइंट पे तुमको चाहिए इसका वेलोसिटी, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करो, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो और इसका यहां स्लोप फाइंड कर लो। तो ये पॉइंट पी है मान लो, तो मैंने तुमसे क्या बोला कि स्लोप जो तुम्हें देगा बेटा, स्लोप क्या होता है, टैन थीटा, वो क्या देगा, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट देगा। उस पॉइंट पे तुमको वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब कि मैं तुमसे क्या बोलूंगा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। जिस पॉइंट पे तुमको वेलोसिटी फाइंड करनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और तुमको मिल जाएगा बेटा कि वहां पे जो भी स्लोप होगा वो तुमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। मान लो ये है वेलोसिटी और ये है बेटा टाइम, ठीक है सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने क्या बोला बेटा कि देखो, ग्राफ मान लो कुछ ऐसा दिया है, तो सबसे पहली चीज ये तो हम बिल्कुल निकाल ही सकते हैं कि अगर किसी टाइम टी पे तुमको वेलोसिटी देखनी है तो देख सकते हो। बोलोगे हाँ सर, तो मैं तुमको सबसे पहली चीज यही बोल सकता हूं कि एट टाइम टी वेलोसिटी कैन बी नोन। अब यहां दो और मजेदार चीजें, क्या सर, मान लो किसी भी पॉइंट पे अगर तुमको एक्सेलरेशन चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ करो और उसका स्लोप फाइंड कर लो। मतलब सर बोलना क्या चाहते हो, बोलना ये चाहता हूं कि यहां पे जो तुम्हारे पास वीटी ग्राफ का स्लोप होता है, जो कि tan थीटा होता है स्लोप, वो क्या देता है, उस पॉइंट पे तुमको एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। बहुत अच्छी बात है। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और वहां पे तुमको क्या मिल जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन। वैसे यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका स्लोप फाइंड करो बेटा जी, तो तुमको क्या मिल जाएगा, यहां पे तुमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
एक चीज और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या बात करते हो सर? हाँ, अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दी हो ना, बहुत ध्यान से समझना, तुमको टाइम ऐसे ले लो, तुमको टाइम और वेलोसिटी, तो एक चीज और है बेटा, क्या सर? मान लो कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, बहुत ध्यान से समझना, और ये है तुम्हारे पास 0 से t सेकेंड, और तुमसे ये पूछा जाए भैया कि 0 से t सेकेंड के बीच में, 0 से बेटा t सेकेंड के बीच में तुमको अगर बताना है डिस्टेंस, बहुत ध्यान से सुनना, तो चाहे ये ऊपर वाली एरिया हो चाहे ये नीचे वाली एरिया हो, इस एरिया को अगर मैं A1 बोल दे रहा हूं और इसकी A2 बोल दे रहा हूं, तो चाहे नीचे वाली एरिया हो चाहे ऊपर वाली एरिया हो, दोनों को पॉजिटिव लेना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो तुमको डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमसे बेटा डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए, अगर तुमसे बेटा जी क्या कर लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए, तो ऊपर की एरिया पॉजिटिव लोगे और नीचे की एरिया निगेटिव लोगे। कब? अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, दैट इज A1 माइनस A2, दैट इज A1 माइनस A2। ऊपर की एरिया पॉजिटिव और नीचे की एरिया निगेटिव अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो ये तो तुमको समझ में आ गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया देता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या बेटा जी? डिस्प्लेसमेंट। अगर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ही लिखिएगा। वो तो डिस्टेंस फाइंड करने का बस तरीका होता है कि दोनों एरिया को तुम पॉजिटिव ले लोगे तो तुम्हारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। बोलोगे बात तो सही है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है तुमको बेटा जी? डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है तुमको बेटा? डिस्प्लेसमेंट देता है। बहुत सही बात। अब बेटा जब हम लोग ग्राफ पढ़ लेते हैं ना, तो इस ग्राफ से भी बेटा जी एक डेरिवेशन आ जाता है कि भैया ग्राफिकल मेथड से तुम डिराइव करो इक्वेशंस ऑफ मोशन, और वहां पे एसेंट का तुमसे नहीं पूछेगा बेटा जी। या तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझो, एक सिंगल ग्राफ बनाएंगे, इसी से सब डिराइव कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कौन सी ग्राफ ड्रॉ करोगे? v इज इक्वल टू वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बेटा हम ड्रॉ करेंगे। ये ऑरिजिन, अगर बेटा जी बॉडी मूव करना स्टार्ट की है तो मैं तुमसे बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, वो इनिशियल ये वेलोसिटी एक्सिस है, तो इनिशियल वेलोसिटी मैं मान लेता हूं u। ठीक है सर। ये टाइम t मान लेता हूं बेटा जी, बिल्कुल सही बात है। और फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी हो गई होगी? v हो गई होगी। हाँ जी सर, ठीक है। ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं। हाँ जी सर, आ जाओ आ जाओ। देखो बेटा, सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे निकालेंगे? देखो बहुत ध्यान से, मैंने बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो तुम्हें क्या देता है बेटा जी? एक्सेलरेशन। बोलोगे हाँ। स्लोप क्या होता है बेटा? tan थीटा होता है। तो ये a हुआ, और tan थीटा क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये कितना आएगा? ये टोटल v है और ये u है, तो ये कितना आएगा? v माइनस यू। ये t है तो ये कितना आएगा? t, तो ये आएगा v माइनस यू बटा t। t को इधर लाओ तो हो गया बेटा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो मैंने क्या बोला, इस माइनस यू को इधर लाओ तो v इज इक्वल टू बेटा u प्लस ए टी। बोलोगे बात तो एकदम सही है। ये तो हो गया डिराइव। अच्छा, अब देखो बेटा दूसरा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे बताओ कि अगर मैं इसकी एरिया निकालूं तो एरिया अंडर जो वीटी ग्राफ देता है वो क्या देता है बेटा जी? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस।
तो अगर बेटा ये है तुम्हारे पास तो तुमको बेटा ये पूरी एरिया निकालनी होगी। देखो अच्छे से, ये तुमको पूरी एरिया निकालनी होगी बेटा। बहुत अच्छे से देखो, बहुत प्यार से देखो, बहुत शिद्दत से देखो और बहुत प्रेम से देखो। हाँ सर, ये कैसे लिखेंगे? मैंने बोला बेटा देख, सिंपल सी कहानी है, इस ट्रायंगल की एरिया लिख, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इस रेक्टेंगल की एरिया लिख, तो बेटा देख ये u है और ये t है, तो u इंटू टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। v माइनस यू की वैल्यू देखो यहां पे क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आएगा। तो मैंने बोला इसको ए टी रख दो बेटा, तो हाफ इंटू ए टी और ये t पहले से है, प्लस यू टी इज इक्वल टू एस। तो मैंने बोला बेटा s इज इक्वल टू क्या आएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारे पास बेटा जी इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं फिर से बेटा यही यूज करूंगा, एरिया वाला, ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है बेटा वो देता है डिस्प्लेसमेंट। यूज तो यही करूंगा, लेकिन अब मैं डिराइव करूंगा बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कैसे कर लोगे सर? बहुत ध्यान से समझो। अभी तुम एरिया कैसे फाइंड किए थे? ट्रायंगल की एरिया और इसकी एरिया। अब मैं पूरा ट्रेपीजियम की एरिया भी तो फाइंड कर सकता हूं। हाँ, तो अब एरिया फाइंड करने का तरीका मैं बदल दिया, ये ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करो। तो ट्रेपीजियम का एरिया बेटा क्या होता है मुझे बताओ? डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारे पास s है, ट्रेपीजियम कह रहा है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये u है और ये पूरा कितना है? v है। देखो तो u प्लस वी इंटू हाइट, ये कितना है बेटा? t है। तुम मुझे बताओ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से t की वैल्यू निकालो तो t आ जाएगा तुम्हारे पास v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, रख दे भाई यहां पे t की वैल्यू। तो मैंने क्या बोला देख भाई, s इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो गया? हाफ इंटू वी प्लस यू, और t कितना हुआ बेटा? v माइनस यू बटा a। तो v प्लस यू, v माइनस यू, a प्लस बी, a माइनस बी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2a, तो ये हो गया तुम्हारा s के बराबर। इसको इधर ले आओ, तो मैंने बोला बेटा जी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 2as आएगी। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तुम्हारे पास कितना आएगा बेटा? 2as आएगा। क्या बात तो समझ में आए आजाद, बात तो समझ में आए, बोलो खूब बदसूरत बेहतरीन। तो सिंपल बेटा एक ग्राफ से तुम्हारी सारी चीजें डिराइव हो जाती है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखो बेटा, कुछ ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुमको बेटा डायरेक्ट बनाने के लिए आता है, और उसमें से बेटा जी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं तुमको वही बताऊंगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर तुम्हारे पास कोई स्टेशनरी बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा कि बॉडी तुम्हारे पास क्या है? रेस्ट पर है। तो बॉडी रेस्ट पे है तो जहां पे खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी, भले ही टाइम बीतता जाएगा। सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर, ठीक। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ऑरिजिन से पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और बेटा जी स्लोप जो होता है बेटा वही तो तुम्हें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। बोलोगे हाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास 0 है, तो बेटा ये कुछ ऐसा पैराबोला बनता है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। देख लो अच्छे से, ये बनाने को आएगा कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो बताओ मुझे बेटा जी कि कैसा ग्राफ बनेगा? तो ये बेटा ऐसा बनेगा, ठीक है। हाँ, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। बेटा जी अगर बॉडी की कुछ पहले इनिशियल स्पीड है और वो रुक रही है धीरे 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 करके, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये वाला। बॉडी मूविंग विद इनफिनाइट वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी इनफिनाइट वेलोसिटी से मूव करता है तो पॉसिबल नहीं है। देखो अगर इस लाइन का तुम स्लोप फाइंड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ का जो स्लोप देता है वो तुम्हारे पास क्या देता है? वेलोसिटी।
तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इन्फिनाइट। तो बेटा ऐसा कर्व तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि रियल लाइफ में स्लोप तो इन्फिनाइट हो ही नहीं सकता। कोई बॉडी इन्फिनाइट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अरे भांग पी लियो क्या, ये सत्य थोड़ी बात है, इन्फिनाइट वेलोसिटी पॉसिबल थोड़ी है, बोलोगे बात तो सही है। तो बेटा ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, सबसे पहला मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बेटा अगर ये वेलोसिटी है और ये खुद ही टाइम है, तो टाइम बीतते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी तुम्हारा u का u ही है, तो ये पैरेलल टू द बेटा जी तुम्हारे पास पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है यहां पे कि अगर इस लाइन का तुम स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप 0 है, और स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटा एक्सेलरेशन तो 0 होना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग 0 इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी जो है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट से स्टार्ट किया और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। क्योंकि बेटा जी ये क्या होता है, tan थीटा तुमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे पता चला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है बेटा जी वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बोलोगे बात तो सही है। आगे body moving with a constant retardation and its initial retardation and its initial velocity is not zero। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, अगर किसी बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है मान लो और कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है, तो कभी ना कभी वेलोसिटी जाके तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, तो ये ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है नहीं, इन दोनों के बारे में देखते हैं। मूविंग विद निगेटिव एक्सेलरेशन विद 0 इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी और अगर ये टाइम ग्राफ है तुम्हारे पास, बॉडी के पास 0 एक्सेलरेशन है, अरे सॉरी 0 इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये ऑरिजिन से स्टार्ट किया, और निगेटिव एक्सेलरेशन से मूव करना मतलब बेटा इस तरीके से होता है, निगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बेटा ये वेलोसिटी और टाइम एक्सिस के नीचे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा बनाया गया, बिल्कुल सही। मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तुमको दिया हुआ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, और ये कुछ इस तरीके से बेटा जी ग्राफ बनता है। इसमें भी अगर तुम सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ पूछोगे तो मैं तुमको बता देता हूं बेटा, वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। आइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। और इस वाले में बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन ग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट है और ये तीन ग्राफ बेटा इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इतना पढ़ लेते हो तो बेटा जी तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एक बहुत बेहतरीन रिकैप ले चुके हो, एक बहुत बेहतरीन रिवीजन ले चुके हो बेटा जी। और क्रिस्प में बेटा जी बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हारे में आइडिया भी लग गया होगा कि हाँ भैया ये सारी चीजें इसमें हैं। मेनली तो बेटा इसमें डेरिवेशंस ही हैं। अगर मैं एमपी बोर्ड की बात करूं तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, तुमसे बस डेरिवेशंस पूछे जाएंगे और कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बेटा इस 1-1.5 घंटे में तुम्हारा बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाता होगा, अच्छे नोट्स भी बन जाते होंगे और तुम्हें मजा भी आ जाता होगा। तो बेटा लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। खूब तरक्की कीजिए बेटा, मैं जरूर जीतेगा। लव यू ऑल बेटा, टट्टा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।